Hello students, good morning. Today we will discuss Nernst equation. ओके स्टूडेंट, जब हम किसी भी सेल का EMF स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट करते हैं तब वो कहलाता है स्टैंडर्ड EMF। और स्टैंडर्ड होने के लिए कंसंट्रेशन 1m होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का EMF इस स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ना लेकर किसी अदर कंडीशन में लेते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंट 1 am, टेम्परेचर डिफरेंट 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर डिफरेंट 1 atm, यानी कि एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर जब हम किसी इलेक्ट्रोड का EMF निकालते हैं तो उसके लिए हम नर्स्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये नर्स्ड इक्वेशन होती है E = E0 - 2.303 RT/NF log base 10 P/R। ओके, वेयर E = है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ओके, E0 है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या है? कंसंट्रेशन = 1m, टेम्परेचर = 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर यूज़ करते हैं तो प्रेशर शुड बी 1 atm। ओके, एंड हेयर T = टेम्परेचर इन केल्विन, R = है गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.314 जूल पर मोल। ओके, एंड एक्टिव मास P = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास R = कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड F = होता है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट। एंड व्हाट इज़ फैराडे कांस्टेंट? इनकी चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है हम उसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ओके, एंड N = होता है इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि कोई भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड करता है, लॉस्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है उसको हम N से डिनोट करते हैं। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन में R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू पुट करते हैं तब ये इक्वेशन हमारी आती है E = E0 - 0.059/N log base 10 एक्टिव मास P/एक्टिव मास R। ये 0.059 कहाँ से आया? ये आया जब आपने R की वैल्यू 8.314, T = 298 केल्विन और F = 96,500 पुट करी, तब आपकी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अधिकतर इक्वेशन जो होती हैं और अधिकतर सेल्स जो होता है और अधिकतर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके 298 केल्विन पर ही पूछे जाते हैं। जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ होता है तब आपको 99% इसी इक्वेशन का यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि आपको इस टेम्परेचर पर यही इक्वेशन यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंट है तब आप ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन आपके न्यूमेरिकल्स में और अधिकतर क्वेश्चंस में आपका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन ही होता है और इसलिए आप ये नीचे वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। हमें क्या करना है? नर्स्ड इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, यू नो दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0। आपने ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टडी की होगी इसकी, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो होता है वो डेल्टा G = 0 होता है। बिकॉज डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है,
लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गई। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, तो इक्विलिब्रियम पर आपकी एनर्जी भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में जाएगी, तो इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। एंड एट इक्विलिब्रियम ई एम एफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पर ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब दोनों का रेट इक्वल होगा तो इलेक्ट्रोड डिफरेंस भी आपका नहीं आता है, 0 होता है, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो इसलिए एक्टिमास P अपॉन एक्टिमास R को भी आपने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट, जिसको हमने बोल दिया Kc। ये Q क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, ये Q होता है आपका रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट यानी कि Q इज इक्वल टू होता है एक्टिमास P अपॉन एक्टिमास R। इक्वेशन में ऊपर वाले नेक्स्ट इक्वेशन में ये P अपॉन R की जगह Q का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, और अगर Q है तो Q का मतलब क्या है, P अपॉन R, तो ये P अपॉन R यानी कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो इसके लिए हम यहाँ पर Kc का यूज़ कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक सेल्स को स्पॉन्टेनिटी होने के लिए या स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू किस में होनी चाहिए, निगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो खुद वर्क करेगा, ठीक है, जब वो खुद वर्क करेगा तो उसकी जो एनर्जी चेंज है वो क्या जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ओके, यानी कि सिस्टम अपनी ही एनर्जी से क्या करेगा, वर्क करेगा, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 0 से, यानी कि वो पॉजिटिव में जाएगी। उस कंडीशन में क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है, या डेल्टा जी का पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम सेल्स को एनर्जी देंगे, ठीक है, यानी कि वो खुद से वर्क नहीं करेगा। और एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी 0 आई है और P अपॉन R की वैल्यू आपकी एक कांस्टेंट मानी गई है, उसको आप नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P अपॉन R। तो यहाँ पर आप EMF ऑफ द सेल की वैल्यू 0 पुट करिए, P अपॉन R की जगह आप Kc पुट करिए, तब आपकी ये वैल्यू बन जाती है। ओके, अब इसमें क्या है कि 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Kc किसके इक्वल हो गया, E नॉट सेल के, क्योंकि जब आपका EMF ऑफ द सेल आपका 0 हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पर log बेस 10 Kc की वैल्यू निकाल लीजिए, तो log बेस 10 Kc इज इक्वल टू हो जाता है E नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। ओके, अब यहाँ पर अब क्या है कि अगर हम R की वैल्यू 8.314 और F की वैल्यू 96,500 और T की वैल्यू आपकी 298 केल्विन यूज़ करें, तब आपकी जो ये इक्वेशन है वो ये बन जाती है, यानी कि log बेस 10 Kc इज इक्वल टू E नॉट सेल इंटू N अपॉन 0.059। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी और EMF में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी है, और फ्री एनर्जी में चेंज कब होगा, जब सेल वर्क करेगा, खुद वर्क करेगा। जब सेल खुद वर्क करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसका जो एनर्जी होगी उसमें चेंज होगा, और चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल होती है आपके क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, यानी कि जब आपकी सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग होगी और वो कितनी फ्लोइंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ्री एनर्जी में चेंज होगा। तो चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू EMF। ओके, तब चेंज इन फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी। अब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी, कमी तो होगी, तो इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस डेल्टा जी, यानी कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है NF E नॉट सेल के या EM ऑफ द सेल के। तो ये माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू है आपका NF EM ऑफ द सेल,
ये तो है आपकी एट एनी कंडीशन, यानी कि आपकी किसी भी कंडीशन में हो सकता है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहते हैं तब होगा आपका माइनस डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, ये किस पर होगा? एट एनी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर। ओके, अब इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हियर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, एंड ई एम एफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या है, या ई सेल इज इक्वल टू है ई एम एफ ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी। यू नो दैट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, बट ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 के सी। स्टूडेंट यहाँ पर लॉग बेस 10 है, ये यहाँ पर मिस हो गया है थोड़ा। ओके, देन अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ। अब ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पुट करिए 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 के सी। ओके, यहाँ पर ये लॉग बेस 10 है, यहाँ पर सब जगह ये मिस हो गया है, आप इसको लगा लीजिए। तो आपका क्या होगा, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ओके, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। और अगर लॉग बेस 10 के सी की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी के। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाता है आपका के सी और डेल्टा जी में। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक, कैलकुलेट ई एम एफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सेल का ई एम एफ निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ई एम एफ नहीं, ई एम एफ ओनली। तो यहाँ पर एक ये सेल दिया गया है Zn/Zn पॉजिटिव 2। ठीक है, ये क्या है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किस में होती है, एनोड पर। और जो आपका एनोड होता है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड वाला ही होता है। ठीक है, और इसकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो 0.1 m दी गई है। नेक्स्ट है आपका इसी में राइट हैंड साइड पर आपका कैथोड है, और कैथोड में Sn+2 का रिडक्शन हो रहा है Sn में। ओके, अब देखिए Zn के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वो दिया गया है आपका E नॉट Zn प्लस +2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ऊपर वाले सेल से अब कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर E नॉट Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, और इसके आगे लिखा हुआ है माइनस 0.76। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। इसी तरह से E नॉट Sn+2 का रिडक्शन हो रहा है Sn में, और ये दिया गया है माइनस 0.14 वोल्ट। यानी कि दोनों के यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए अब यहाँ पर ये नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर निकालना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, E नॉट सेल निकालना है। और स्टूडेंट E नॉट सेल कहाँ से आता है, E नॉट सेल आता है हमारा E कैथोड माइनस E एनोड से, यानी कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड से। अब कैथोड पर हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पर कैथोड पर कौन सी कंसंट्रेशन रखनी है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप पहले इक्वेशन बना लीजिए। इनकी Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Sn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और Sn ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं कि जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम हमेशा एक्वस की लेंगे, आयंस की लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Zn जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जब Zn यहाँ सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको यहाँ 1 मान लेंगे, यानी कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन यहाँ किसकी लेंगे, Sn+2 की। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, Sn+2। इधर आइए, जो यहाँ पर मतलब रिएक्टेंट जो है ये Sn+2 है। अब इधर आइए राइट हैंड साइड, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 बने हैं, एक है आपका Zn+2 और एक है आपका Sn, लेकिन Sn तो सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मेन प्रोडक्ट हुआ हमारा Zn+2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा Zn+2 है और रिएक्टेंट Sn+2 है। अब दोनों की ही कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ आपका इस वाली इक्वेशन से E0 सेल निकल जाएगा, इनकी E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड की वैल्यू है -0.14, माइनस एनोड की वैल्यू है -0.76। तो ये आपका आ गया 0.62 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी E0 की वैल्यू। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, यानी कि EM ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 P/R, ठीक है। अब E0 सेल्स की वैल्यू आई है हमारी 0.62 माइनस 0.059, n की वैल्यू क्या है 2 आई है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की वैल्यू 2 log बेस 10 Zn+2 अपॉन Sn-2। अब यहाँ पर 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10 की पावर -1, यानी कि Zn की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1 और Sn+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3। अब ये जो 10 की पावर -3 है ये ऊपर जाकर 10 की पावर +3 हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 2, ठीक है, +2 बच जाएगा। अब हम जब log का यहाँ रखेंगे, यानी कि log बेस 10 की पावर 2 बचा, तो ये जो 2 है वो आपका आगे आ जाता है और log 10 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है 0.62 माइनस 0.06, यानी कि ये 0.059 को हम 0.06 भी रख सकते हैं अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका सॉल्व करके E आ जाता है, यानी कि 0.56 वोल्ट इसका E आ जाता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट EMF ऑफ कंसनट्रेटेड सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो स्टूडेंट, ये कंसनट्रेटेड सेल क्या होता है, अगर किसी सेल में आपका इलेक्ट्रोड और कैथोड सेम है, यानी कि सेम लिया गया है, जैसे कि सिल्वर का ही आप कैथोड ले लें और सिल्वर का ही आप एनोड ले लें, इनकी दोनों क्या है सेम मेटल के बने हुए हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को हम कंसनट्रेटेड सेल बोल देते हैं। और इसी कंडीशन में क्या है, यानी कि फॉर ए कंसनट्रेटेड सेल E0 सेल इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो भी 0 आता है, किसमें कंसनट्रेटेड सेल के लिए, क्योंकि दोनों का कैथोड और एनोड सेम होता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी सेम होगी, तो इसलिए इसमें कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो इसलिए E0 सेल इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो इसका क्या रख देते हैं यहाँ, फिर इसकी वैल्यू तो हम 0 ही पुट करेंगे, और इसके लिए स्टूडेंट जो हम इक्वेशन लगाते हैं वो लगाते हैं EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन n log बेस 10 C1 अपॉन C2, यानी कि C1 क्या हो कंसंट्रेशन है और C2 भी आपकी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर इक्वेशन अगर हम पुट लिखते हैं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड में Ag का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के लिए सेम इलेक्ट्रोड यूज़ करे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Ag का जो कन्वर्ट है, Ag जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में क्या है, दोनों में Ag ही लिया है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, लेकिन C2 इसको मान लेते हैं और C1 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, E0 सेल की वैल्यू तो आपकी 0 ही आ गई थी, तो ये हो जाता है -0.059 अपॉन 1,
यहाँ पर क्यों है, क्योंकि एजी सिल्वर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को तो गेन करता है और एक ही इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करता है। ओके, तो इसकी वैल्यू बन आएगी log base 10 0.2 अपॉन 2.0। ओके, तो ये आपका यहाँ पर 10 आ जाता है। अब EMF द सेल इज इक्वल टू -0.059 log base 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये आप इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये log base 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है और ये माइनस का आ जाता है इधर, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस के 0.059। आप इसको करके देखिए अपना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट को रखा जाता है तो एक सीरीज़ बनती है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों रखा गया? ऑक्सीडेशन वाला तो ले सकते थे, नहीं ले सकते हैं ऑक्सीडेशन वाला। क्यों? क्योंकि IUPAC ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही प्रीफर किया है। ठीक है, SRP इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी जितनी भी हमारी ये एलिमेंट्स हैं उनका क्या है, उनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रखा गया है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला कैसे? विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इन सभी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके इनको इनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया गया है। तभी आपकी क्या बनती है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन दी हुई हैं और इनके रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, फिर आपका इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट और उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ही शो किए गए हैं, क्योंकि आपको सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ के ही याद रखिए जो आपके अधिकतर न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं या जिनका यूज़ होता है अधिकतर, उन्हीं के यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पूरी याद करनी ही है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिन एलिमेंट्स के दिए गए हैं केवल आप उनके ही याद रखिए। ठीक है, इधर लिथियम का दिया गया है, लिथियम +1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम में कन्वर्ट होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, यानी कि E0 Li +1 Li। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -3.05 वोल्ट। अब ये -3.05 वोल्ट दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि लिथियम की रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी बहुत कम है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है। इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत मजबूरी में हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी और बहुत कम आएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो इसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी तो इसकी बहुत कम है, लेकिन ऑक्सीडाइज होने की तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और लिथियम क्या कहलाता है? लिथियम ही क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहता है? रिड्यूस। तो जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है Zn। Zn +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये दिया गया है। इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। ऊपर से तो कम है, वो ऊपर से तो थोड़ी सी क्या हो रही है, इसकी माइनस में बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा रिड्यूस होएगा, लेकिन ऑक्सीडाइज ज़्यादा होना चाहेगा, लेकिन लिथियम से ज़्यादा थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम नीचे की तरफ आते हैं, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाती है, इसका मतलब क्या है कि अब इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ रही है। ठीक है,
और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घट रही है। जब रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन का आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 वोल्ट होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके रखे गए हैं उनका सब में किस में आएगा, निगेटिव में आएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं उनका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, F2 है, इनका सबका पॉजिटिव में है। और जो सबसे लास्ट वाला है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो सबसे लास्ट वाला है फ्लोरीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगी। जब ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगी तो ये क्या करेगी, किसी और को तो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज़ करेगी, है ना, किसी को तो ऑक्सीडाइज़ करेगी। तो यानी कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कर दे वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जब इसकी खुद की रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है तो किसी को ऑक्सीडाइज़ करने की भी तो ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये जो है वो कहलाता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है टॉप पर, यानी कि लिथियम, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सबसे नीचे है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वालों का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो निगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उनकी रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए वो निगेटिव में आता है। हाइड्रोजन से नीचे वालों का पॉजिटिव में आएगा क्योंकि उनकी रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दिखाया गया है, देखिए ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर रही है। और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी तो वो क्या करेगी, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करेगी, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, ऊपर वाले क्या हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के दिए गए हैं, आपको इनके ही याद करने हैं, बाकी तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पूरी याद करनी ही है। ओके, एक क्वेश्चन है इसी पर, देखिए SRP, यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं X, Y, Z, उनके SRP दिए गए हैं। X का दे रखा है आपका 0.52 वोल्ट, Y का दे रखा है आपका -3.03 वोल्ट, और Z का दे रखा है आपका -1.18 वोल्ट। अरेंज X, Y, Z इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, अब क्या है, इनको रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि जिसका SRP, आप यहाँ देखो, जिसका SRP सबसे ज़्यादा होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका SRP सबसे कम होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा SRP किसका है, सबसे ज़्यादा SRP, यानी कि Y और Z का तो आपका निगेटिव में है तो कम होगा, लेकिन X का किस में है, आपका पॉजिटिव में है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि X ग्रेटर देन Y और X ग्रेटर देन Z और ग्रेटर देन Y, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो उससे अपोजिट हो जाएगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिनका SRP क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ऊपर टॉप वाले क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और टॉप वालों का क्या होता है, SRP कम ही तो होता है निगेटिव में, तो ये इसलिए इस ऑर्डर में अरेंज होंगे। एक क्वेश्चन और है, E नोट CR +2/CR, इसका जो है वो पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.74 वोल्ट। E नोट CR2 7-2/CR, इसके लिए दिया गया है 1.33 वोल्ट। ठीक है, एक है E नोट MnO4 -MN +2, इसके लिए दिया गया है 1.51 वोल्ट। ठीक है, E नोट Cl/Cl नेगेटिव = 1.36 वोल्ट। विच इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वही क्या है,
सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें देखिए इन सभी में किसका सबसे ज़्यादा है, इसका तो आपका निगेटिव में है तो ये तो होगा नहीं, इसका पॉजिटिव में 1.33 वोल्ट है, इसका है 1.51 वोल्ट और इसका नीचे वाले का है 1.36 वोल्ट। तो आपका MnO4 -1 Mn +2 का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल। स्टूडेंट की गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ECS का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आपका EMF क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव वो किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, यानी कि आपको पता है E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और E0 सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी 0 से स्पॉन्टेनिटी के लिए। लेकिन ये 0 कब आएगी, जब आपके E0 कैथोड ग्रेटर होगा E0 एनोड से, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आपकी कैथोड वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो आपका ये E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। अब ई कैथोड यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कैथोड उस एलिमेंट्स का बनाए जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब एनोड वाले एलिमेंट से वो नीचे होगा। ठीक है, जैसे यहीं पर देख लो आप कॉपर और Zn, कॉपर का कैथोड बनाया जाता है और Zn का एनोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में Zn जो है वो कॉपर से ऊपर तो है, लेकिन इसका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम कैथोड यानी कि कैथोड का जब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी तो आपकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो कैथोड के लिए SRP की वैल्यू मोर होनी चाहिए और एनोड के लिए SRP की वैल्यू लेस होनी चाहिए। इसलिए कैथोड हम जिस एलिमेंट का बनाएंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में एनोड वाली एलिमेंट से क्या होना चाहिए, नीचे रखा होना चाहिए। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है आपकी मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द सीरीज डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। यानी कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ी है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर Zn + H2SO4 किस में कन्वर्ट हुआ, ZnSO4 + H2 में। अब देखिए यहाँ पर Zn जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। यानी कि यहाँ पर Zn किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। हमने Zn का यहाँ एनोड लिया है। इसी तरह H2 जो है वो H2SO4 में H2 की पॉजिटिव 1 है और जाकर किस में कन्वर्ट हो रही है, वो H2 यानी कि 0 में। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन जब हो रहा है तो रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस है। क्यों, क्योंकि Zn एनोड की तरह काम कर रहा है और Zn का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन का तो 0 होता है, लेकिन Zn का किस में आएगा, निगेटिव में आएगा ना वो, तो Zn का कम है, इसलिए कैथोड वाले का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन होगी। अब अगर हम ये कहें कि हमने कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ करा दी और क्या बन गया प्रोडक्ट, CuCl2 + H2O, तो H का तो HCl में से H का तो क्या हुआ, रिडक्शन, और कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि सेल डू नॉट वर्क। यहाँ पर सेल काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, और कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, एनोड सेल की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आएगी।
जब निगेटिव आएगी तो प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये वर्क कर रहा है एनोड की तरह, तो वैल्यू तो निगेटिव में आएगी, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये वाली ये पॉसिबल नहीं होती। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके लिए प्रैक्टिस वर्क। ये स्टूडेंट कुछ आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको खुद से कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 10। आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कब, जब उसको 10 यानी कि जिस सॉल्यूशन की pH 10 हो उसके कॉन्टैक्ट में रखा गया हो। सेकंड है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन के लिए आपको इस रिएक्शन के लिए आपको यानी कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये आप यहाँ पर ये 3 नहीं है, कुछ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही हैं, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये दोनों ही निकालने हैं। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन कंसिडर की गई है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम नीडेड टू रिक्वायर 1 मोल ऑफ Cr2O7-2 आयंस। यानी कि इस आयंस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीडेड होगी या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये करना है। फिफ्थ है आपका अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर साल्ट। यानी कि इन मेटल्स को आपको ऑर्डर में लगाना है कि ये एक दूसरे को किस मैनर में डिस्प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए ये हो गया आपका, ये हो गया। नेक्स्ट है गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। आपको इन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक्स ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है, आपको ये नहीं करना है, ये आप इसको कट कर देना, ठीक है। बस आपको ये करना है, फर्स्ट करना है, थर्ड करना है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके।